नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आ जाए, विवर्तनिकी सिद्धांत आ जाए, ये दिया किसने था? ये दिया था वेगनर ने। किसने दिया था? वेगनर ने। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? पृथ्वी की, मैंने आपको इससे जो पहला चैप्टर था उसके अंदर बताया था कि पृथ्वी के जो घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनमें से सबसे ऊपर वाले भाग को भूपर्पटी कहते हैं, मध्य वाले भाग को मेंटल कहते हैं और बिल्कुल नीचे वाले भाग को या केंद्र भाग को केंद्रीय भाग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाला भाग था क्रस्ट कहते थे इसे, ठीक है, और हिंदी में भूपर्पटी, भूपर्पटी, और बीच वाले भाग को मेंटल, ठीक है। मेंटल और भूपर्पटी के अंदर परतें होती हैं, ठीक है, और उन परतों को क्या कहा जाता? उन परतों को प्लेट कहा जाता है, ठीक है। और ये प्लेटें आपस में गतियां करती हैं, और ये गतियां किस तरीके से करती हैं? 3 प्रकार से गति करती हैं, और उन तीनों गतियों की पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव क्या किस हिसाब से पड़ता है उनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या? पृथ्वी की संरचना के नीचे प्लेट हैं, और वो प्लेटें, देखो प्लेट समझनी है, परतें हैं, ठीक है, और वो परतें, 2 परतें आपस में ना 3 प्रकार से गति करती हैं। एक तो अपने साथ वाले भागों में ऐसे इस तरीके से चलती हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होती हैं। दूसरी तरीका क्या है? वो एक दूसरी से दूर जाती हैं। और तीसरा तरीका क्या है? एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, ठीक है। अगर ये प्लेटें एक दूसरी से, एक ऊपर जाए एक नीचे आए, तो इसे कहा जाता है रूपांतर गति। रूपांतर गति, ठीक है। अगर ये प्लेटें एक दूसरी से दूर जाएं, ठीक है, तो इसे कहा जाता है अपसारी गति। अपसारी गति। अगर ये प्लेटें एक दूसरी के आमने सामने आए, एक दूसरी के आमने सामने आए, एक इधर है दूसरी इधर है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है अभिसारी गति। प्लेटों की रूपांतरण गति के कारण क्या होता है? प्लेटों की रूपांतरण गति के कारण भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ठीक है। प्लेटों की अपसारी गति के कारण क्या होता है? ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। प्लेटों की अभिसारी गति के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है। देखो, आपके यहां तक चाहे कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझ लो। 2 प्लेट हैं, पृथ्वी की आंतरिक सतह बताई थी मैंने भूपर्पटी, और भूपर्पटी के बाद जो दूसरी वाली सतह बताई थी उसका नाम बताया था मेंटल, ठीक है। जो मेंटल का ऊपरी भाग और भूपर्पटी का नीचे वाला भाग, ठीक है। भूपर्पटी के अंदर मैंने आपको बताया था सियाल और सीमा, सिलिकन और एल्यूमिना, सिलिकन और मैग्नीशियम, ये भूपर्पटी के अंदर पाया जाता है। जो मध्य वाला भाग है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मैग्मा पाया जाता है। और भूपर्पटी में, भूपर्पटी के नीचे वाला भाग और मेंटल के ऊपर वाले भाग, ठीक है, इन दोनों के अंदर बीच में कुछ परतें पाई जाती हैं, और उन परतों को प्लेट कहा गया है। और ये परतें 3 प्रकार से गति करती हैं। अगर ये परतें एक दूसरी के साथ में, एक ऊपर जाए एक नीचे आए, तो उस दौरान किस चीज की उत्पत्ति होगी? भूकंप की उत्पत्ति होती है, अगर ये परतें ऊपर नीचे जाती हैं तो, ठीक है। और इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति को कहा जाता है रूपांतरण गति। रूपांतरण गति। अगर ये प्लेटें एक दूसरी से दूर जा रही हैं,
प्लेटें एक दूसरी से दूर जा रही हैं। मैंने बताया पृथ्वी के मेंटल भाग में, मध्य वाले भाग में जो मैग्मा होता है वो मैग्मा बाहर आ जाता है, और मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उस पूरी अवस्था को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी। ठीक है, पृथ्वी के मध्य भाग में मैग्मा होता है। जब ये प्लेटें एक दूसरी से दूर जाएंगी, अंदर का मैग्मा बाहर आएगा, और बाहर आने से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तीसरी चीज, ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आई। आमने सामने आने से, जब ये प्लेटें आमने सामने आती हैं तो आमने सामने आने से प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। या तो ये प्लेटें ऊपर की तरफ जाती हैं या ये प्लेटें नीचे की तरफ जाती हैं। और जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं तब भी पर्वत का निर्माण करती हैं, और जब ये प्लेटें नीचे की तरफ जाती हैं तब भी पर्वत का निर्माण करती हैं। ये मान लो दो प्लेटें हैं, ये प्लेट ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से मतलब आमने सामने प्लेट आई सॉरी, और प्लेट आमने सामने आने से इनमें किस चीज का प्रभाव पड़ेगा? ये किस चीज का निर्माण होगा? पर्वत का निर्माण हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। और इन प्लेटों के कारण ही मुख्य रूप से वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट क्या होता है, अवसादी क्या होता है, वो सब चीजें आगे टॉपिक आएगा पर्वतों का पूरा, तब बताएंगे। ठीक है, तो किस चीज का निर्माण होता है? पर्वतों का। अब क्वेश्चन क्या आता है? प्लेटों से। प्लेटों से ये तीन क्वेश्चन आते हैं। प्लेटों की रूपांतरण गति के कारण किस चीज की उत्पत्ति होती है? भूकंप की। प्लेटों की अपसारी गति के कारण किस चीज की उत्पत्ति होती है? ज्वालामुखी की। प्लेटों की अभिसारी गति के कारण किस चीज की उत्पत्ति होती है? पर्वत की। ठीक है, अब पढ़ाएंगे हम आपको सबसे पहले भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप, भूकंप क्या होता है? ये पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, और भूकंप, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, सपोज करो यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई। भूकंप में से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? भूकंप में से क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र। ठीक है, इसके बाद यहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ और इसका प्रभाव देखा गया सबसे पहले यहां पर, इस जगह पे। ठीक है, और जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। जहां पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे उद्गम केंद्र। जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया गया उसे कहेंगे अधिकेंद्र। उसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। भूकंप आप समझते होंगे, भूकंप क्या है? अनावश्यक रूप से पृथ्वी की भौगोलिक अवस्था पर अगर कोई हलचल होती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। सीधी भाषा में कहते हैं कि भाई पृथ्वी हलती है, पृथ्वी नहीं हलती। भूकंप के अंदर क्या होता है? ये नीचे प्लेटें होती हैं, ये प्लेटें आपस में गतियां करती हैं, और गति करने से पृथ्वी की जो ऊपर पट्टी है, जो ऊपर वाला भाग है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी में हलचल होती है और उस हलचल को क्या कहा जाता है? भूकंप। ठीक है, अब जहां सबसे पहले अंदर वो हलचल होती है उसे कहते हैं उद्गम केंद्र, और जहां पर सबसे पहले पृथ्वी की भौगोलिक अवस्था पर यहां पर ये महसूस की जाती है उसे कहेंगे अधिकेंद्र। क्या कहा जाएगा? अधिकेंद्र। क्वेश्चन क्या आता है? भूकंप जहां पर सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र, और जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाए उसे क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। ठीक है, इसके बाद भूकंप में से क्वेश्चन आता है, भूकंप के तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन, देखो
एक सिस्मोलॉजी है, एक सिस्मोग्राफी है। सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफी में अंतर समझना अभी। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन आ जाए तो है सिस्मोलॉजी। भूकंप मापन यंत्र का नाम आ जाए तो है सिस्मोग्राफ। अगर आ जाए भूकंप मापन यंत्र, ठीक है, अगर भूकंप मापन यंत्र आ जाए तो क्या है? सिस्मोग्राफ यंत्र, सॉरी। सिस्मोग्राफ। एक क्वेश्चन और करना है, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल। अगर क्वेश्चन आ जाए भूकंप की तीव्रता मापन यंत्र है जो, ठीक, सॉरी, भूकंप की तीव्रता किस पर मापते हैं? रिएक्टर स्केल पर। तीव्रता है मतलब इकाई, भूकंप मापने की जो इकाई है, इकाई क्या? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल। अब सुनो इन तीनों में क्या अंतर है। अगर क्वेश्चन आ जाए भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, उस डिपार्टमेंट को ही क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप मापन यंत्र, भूकंप मापन यंत्र का मतलब है एक प्रकार से एक ग्राफ है कि भाई किस ग्राफ पर नापा जाता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। तीव्रता मतलब इकाई की भाई कितने रिएक्टर स्केल से आया, 7 से आया, 5 से आया, 2 से आया, कितने रिएक्टर स्केल से आया, तो उसे क्या कहा जाता है? रिएक्टर स्केल। जैसे मान लो ये बोर्ड है और मैं इसे मापने लगूं तो मापने के लिए उस इंच टेप का जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इंच टेप की जगह क्या हो गया? सिस्मोग्राफ, ठीक है, एक वस्तु हो गई। और उस इंच टेप की जो इकाई है, इकाई क्या है? इंच, कि भाई कितने इंच का है, तो ऐसे क्या होगा? रिएक्टर स्केल। तो भूकंप मापन यंत्र, यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। और तीव्रता जो मापी जाती है, रिएक्टर स्केल मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या? रिएक्टर स्केल, ठीक है। अब सुनो, भूकंप में से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो भूकंप की तरंगें होती हैं वो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं भूकंप की। भूकंप की तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है पी तरंग, पी तरंग या इनका दूसरा नाम है प्राथमिक तरंग। पी तरंग या प्राथमिक तरंग, ठीक है। दूसरी होती है एस तरंग, एस तरंग या इनका दूसरा नाम द्वितीय तरंग, ठीक है। और तीसरी होती है एल तरंग, एल तरंग या सतह तरंग। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। पी तरंग मतलब प्राइमरी वेव्स, ठीक है, प्राइमरी वेव्स पी तरंग, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीय तरंग, और एल तरंग या लव तरंग, इनके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था एचडी लव, इसलिए इन्हें कहा जाता है एल तरंग, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन क्या क्या आता है? जो प्राथमिक तरंगें होती है, प्राथमिक तरंगों से जो मेन क्वेश्चन आता है, ये इनका औसत वेग होता है प्राथमिक तरंगों का। इनका जो औसत वेग होता है, सबसे अधिक औसत वेग प्राथमिक तरंगों का होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनका औसत वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सबसे अधिक औसत वेग होता है प्राथमिक तरंगों का, ठीक है। इसके बाद है द्वितीय तरंग, द्वितीय तरंगों का औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सबसे कम औसत वेग होता है, जो सबसे कम औसत वेग होता है ये होता है एल तरंगों का या सतह तरंगों का, ठीक है। और इनका औसत वेग होता है 1.5 से 3 किलोमीटर
प्रति सेकंड। देखो इसमें मेन समझने की बात क्या है, सबसे अधिक औसत वेग होता है प्राथमिक तरंग या पी तरंगों का 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद औसत वेग होता है द्वितीय तरंग या सेकेंडरी वेव्सों का 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम औसत वेग होता है एल तरंगों का, सतह तरंगों का 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। इनमें मेन चीज समझने की क्या है, जो प्राथमिक तरंग है ये जाती है केंद्र की ओर, ठीक है, ये जाती है केंद्र की ओर। केंद्र की ओर जाने और एक एक वर्ड याद रखना है बस, ठीक है। प्राथमिक तरंगें किस तरफ जाती हैं, केंद्र की ओर। जो सतह तरंग है ये जाती है ठोस माध्यम की ओर, ये जाती है ठोस माध्यम की ओर। और जो एल तरंग है ये तीनों ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों के से निकल जाती है, तीनों माध्यमों से। तीनों माध्यमों से निकल जाती हैं सतह तरंग। देखो अब क्या याद रखना है, अगर मान लो ये प्राथमिक तरंग है ये केवल केंद्र की ओर चलती हैं, ठीक है। कौन सी तरंगें केंद्र की ओर जाती हैं, प्राथमिक तरंग। केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरने वाली तरंग, ठीक है, तो ठोस माध्यम से गुजरने वाली तरंग आए थे द्वितीय तरंग या एस तरंग, ठीक है। और ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरने वाली तरंग कौन सी है, सतह तरंग या एल तरंग। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एल तरंगों से आते हैं। हमारे लिए जो जन समाज के लिए हानिकारक तरंग कौन सी होती है, एल तरंग। कैसे, ये एल तरंगों के बारे में बता रहा हूं यहां पर। जो प्राथमिक तरंग होती है और ये द्वितीय तरंग होती है ये पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती, ठीक है। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली तरंग होती है एल तरंग। एल तरंगों का जो नाम है वो एल किसके नाम पर रखा गया, एच डी लव के नाम पर, ठीक है। एच डी लव इनके खोजकर्ता थे, एच डी लव के नाम पर इन एल तरंगों का नाम रखा गया एल तरंग, ठीक है। दूसरी चीज एल तरंग से अलग, एल तरंगों को सतह तरंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतह तक पहुंचने वाली तरंग यही है जो हमारी भौगोलिक अवस्था है, पृथ्वी की ऊपरी परत है उस तक पहुंचने वाली तरंग यही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता, सतह तरंग, ठीक है। तीसरी चीज ये विनाशकारी होती है, हानिकारक होती है। अगर शब्द आ जाए विनाशकारी तरंग, ठीक है, तो विनाशकारी भी कौन सी है, सतह तरंग आ जाए, विनाशकारी आ जाए, हानिकारक आ जाए। सतह तरंग, विनाशकारी तरंग, हानिकारक तरंग कौन सी है, एल तरंग। एल तरंगों की खोज किसने की थी, एच डी लव ने। एल तरंगों का नाम किसके नाम पर है, एच डी लव के नाम पर। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सी होती है, एल तरंग, ठीक है। एक बार इसका छोटा सा रिवीजन लेंगे उसके बाद सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लेटों के बारे में, प्लेटों के बारे में बताया था मैंने आपको कि प्लेटों की 3 प्रकार की गति होती है, रूपांतरण गति, अभिसारी गति और अपसारी गति। प्लेटों की रूपांतरण गति के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, प्लेटों की अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, प्लेटों की अभिसारी गति के कारण पर्वतों की उत्पत्ति होती है। जहां पर भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, भूकंप उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप मापन यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भूकंप की 3 प्रकार की तरंग होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। जो पी तरंग या प्राथमिक तरंग होती है उनका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पी तरंग केंद्र की तरफ चलती है। एल तरंग का औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये ठोस माध्यम की ओर चलती है। एल तरंगों का औसत वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। एल तरंगों की खोज की थी एच डी लव ने। एल तरंगों को सतह तरंग या विनाशकारी तरंग या हानिकारक तरंग भी कहा जाता है क्योंकि ये तरंगें हमारे लिए हानि करती हैं, हानिकारक होती हैं। जन समाज के लिए जो हानिकारक तरंगें हैं वो कौन सी तरंगें हैं, एल तरंग, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।